यूरोपा, जो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर का छठा सबसे बड़ा बर्फीला चांद है, जिसका टेम्परेचर -370 डिग्री है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरानगी की बात ये है कि इतना ज्यादा ठंडा होने के बावजूद इसकी सरफेस के नीचे एक बहुत बड़ा समुंदर मौजूद है। यहाँ बहुत ही यूनिक गीजर्स बनते हैं। साइंसदानों के मुताबिक इस समुंदर में एलियन लाइफ हो सकती है, जिसके बारे में जानने के लिए नासा फ्यूचर में यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजने वाली है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, इस बर्फीले चांद पर जिसका टेम्परेचर 370 डिग्री है, तो वहाँ इतने कम टेम्परेचर में पानी का समुंदर कैसे हो सकता है, और क्या वाकई ही उसके अंदर कोई एलियन लाइफ मौजूद है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा हौसला मजीद बढ़ता है। तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। यूरोपा को सबसे पहले गैलीलियो गैलीलेई ने 1610 में ढूंढा था, जिसको द फादर ऑफ ऑब्जर्वेशन एस्ट्रोनॉमी भी कहते हैं। जुपिटर के कुल 79 मून्स हैं, जिनमें यूरोपा सबसे ज्यादा खास है। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि यूरोपा के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन ये ऑक्सीजन बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हम इंसान वहाँ सांस नहीं ले सकते। साइंसदानों ने ये पता लगाया है कि यूरोपा की सतह जो बर्फ से बनी हुई है, जिसे आइसी क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे एक बहुत बड़ा समुंदर मौजूद है, क्योंकि उन्होंने 2018 में हबल टेलीस्कोप की मदद से इस चांद की सतह में वाटर वेपर गीजर्स को ऑब्जर्व किया था। साइंसदानों के मुताबिक इन फव्वारों से जो पानी निकलता है वो पानी इस समुंदर का हो सकता है। यानी अगर हम इन गीजर से निकलने वाले पानी का सैंपल ले सकें, तब ही हम यूरोपा के छुपे हुए समुंदर के बारे में जान पाएंगे। इसे एक्सप्लेन करने के लिए साइंसदानों ने नासा के गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट मिशन के इमेजेस और डाटा की मदद से एक मॉडल को तैयार किया, जिससे ये पता चल सके कि कैसे ठंड और प्रेशर के कॉम्बिनेशन से क्रायोवोल्केनो इरप्शन हो सकता है, जिसे आइस वोल्केनो इरप्शन भी कहते हैं। यूरोपा की सूरज से दूरी करीब 780 मिलियन किलोमीटर है, जिसका टेम्परेचर -370 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि इतना कम टेम्परेचर होने के बावजूद भी साइंसदानों को क्यों लगता है कि यहाँ एक समुंदर हो सकता है? साइंसदानों के मुताबिक इसकी 2 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली, टाइडल लॉकिंग। टाइडल लॉकिंग के बारे में मैंने अपनी एक वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइंसदानों के कुछ मॉडल्स के मुताबिक जुपिटर से 6,70,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यूरोपा जुपिटर से टाइडली लॉक्ड है, जिसकी वजह से ये जुपिटर के गिर्द ऑर्बिट करता है। टाइडल लॉकिंग में यूरोपा की एक साइड हमेशा जुपिटर की तरफ होती है, और जुपिटर की पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स यूरोपा को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से इसमें खिंचाव पैदा होता है, जिसे टाइडल फ्लेक्सिंग कहते हैं। और इस टाइडल फ्लेक्सिंग की वजह से पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है। जैसे जैसे यूरोपा जुपिटर के करीब जाता है, जुपिटर की ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती जाती है और यूरोपा में खिंचाव भी बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे ये जुपिटर से दूर जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाती है और यूरोपा वापस अपनी असल शेप में आ जाता है। जुपिटर के करीब जाने पर टाइडल फोर्स या टाइडल फ्लेक्सिंग की वजह से यूरोपा की सतह के नीचे मौजूद पानी के समुंदर के उठने और कम होने की वजह से यूरोपा की सतह पर दरारें पड़ जाती हैं, जिसे रेड और ब्लू लाइंस भी कहते हैं, जो यूरोपा की सतह के नीचे एक बहुत बड़ा समुंदर होने का सबूत देती है। दूसरी कंडीशन ये है कि लाखों साल पहले एक एस्टेरॉयड यूरोपा से टकराया था, जिसकी वजह से ये क्रैक्स यूरोपा की सतह पर बन गए थे, और इस धमाके से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की हीट रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से यूरोपा की सारी बर्फ पिघल गई थी। लेकिन वक्त के साथ साथ टेम्परेचर ठंडा हुआ और इस चांद के ऊपर वाली सतह एक बार फिर से आहिस्ता आहिस्ता जम गई। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि यूरोपा की सतह के नीचे वाली बर्फ दोबारा से नहीं जम पाई, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा समुंदर बन गया, जो आज भी मौजूद है। इसके पानी में सॉल्ट की मिकदार बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये समुंदर दोबारा नहीं जम सकता, और इसी वजह से यूरोपा के ऊपर वाली सतह ही जम सकी। लेकिन कुछ साइंसदानों के मुताबिक यूरोपा की सतह के नीचे कुछ नहीं है। उनके मुताबिक जब ऊपर वाली सतह की बर्फ पिघलकर किसी दूसरे आइस के पार्ट से टकराती है,
तो टेम्परेचर डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड बहुत ज्यादा फोर्स के साथ इजेक्ट हो जाता है और इस तरह यूरोपा की सतह पर गीजर्स बनते हैं। यानी कि इन गीजर्स का यूरोपा के समुद्र के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कोई भी बायोसिग्नेचर यानी जिंदगी के लिए जरूरी एलिमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास फॉर जियोफिजिक्स के डॉक्टर डॉन ब्लैंकेनशिप के मुताबिक गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने यूरोपा के हाइपोथेटिक मॉडल को समझने के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन भेजी है वो काफी नहीं है। इसे समझने के लिए हमें और ज्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। इसलिए साइंसदानों ने आने वाले यूरोपा मिशन में एक और फीचर ऐड किया है, जिसका नाम है रीजन, यानी कि रैडर फॉर यूरोपा असेसमेंट एंड साउंडिंग ओशन टू नियर सरफेस। रीजन यूरोपा की ओशन और आइसी क्रस्ट का इंफ्रारेड इमेज कलेक्ट करेगा और इसके समुंदर की डीप में जाकर स्टडी करेगा, जिसकी वजह से हम यूरोपा के बारे में और भी डिटेल जान पाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूरोपा क्लिपर को यूरोपा तक पहुंचने में 7 साल लग जाएंगे। इसी दौरान यूरोपा के ओशन को स्टडी करने के लिए साइंसदान सबमरीन स्पेसक्राफ्ट को भी डिजाइन कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एक ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी स्पेसक्राफ्ट होगा जो न सिर्फ यूरोपा की सतह पर लैंड करेगा, बल्कि उसकी सतह के नीचे छुपे हुए समुद्र में भी जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, इस तरह के स्पेसक्राफ्ट को बनाने में हमें कितना टाइम लगेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ एक और अमेजिंग सवाल आता है, क्यों साइंसदान हमारे सोलर सिस्टम के 170 मून्स को छोड़ के सिर्फ इसी चांद पर जिंदगी तलाश करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं? यूरोपा की सतह और एनवायरनमेंट जुपिटर के दूसरे मून्स गैनीमेड और कैलिस्टो से काफी मिलती जुलती है। यहाँ तक कि सैटर्न के सबसे बड़े चांद एनसेलेडस पर भी गीजर्स मौजूद हैं, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मगर सिर्फ पानी का ही मौजूद होना लाइफ की पॉसिबिलिटी को इंश्योर नहीं करता, बल्कि बहुत सारे कई और फैक्टर्स होते हैं, जिनमें से एक फैक्टर यूरोपा पर पाया जाता है कि यूरोपा का ओशन उसके सी फ्लोर और कोर से डायरेक्टली कनेक्टेड है और हमारी जमीन के समुद्र भी सी फ्लोर और कोर से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। जब आप हमारी जमीन के समुद्र की सतह को स्टडी करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि समुद्र में रहने वाले तमाम जानदार समुद्र के ऊपर नहीं, बल्कि समुद्र की सतह के पास जिंदा रहते हैं। आप जैसे जैसे समुद्र की सतह से दूर जाते जाएंगे, वैसे ही आपको फिश और दूसरे जानदार कम दिखाई देंगे। तो शायद ऐसा हो सकता है कि यूरोपा के ओशन की सतह पर भी एलियन लाइफ मौजूद हो। फाइलोसिलिकेट ये एक ऐसा मिनरल है जो यूरोपा पर पाया गया है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि ये मिनरल यूरोपा की सतह पर कैसे पहुँचा? जब एस्ट्रॉइड्स या कॉमेट्स यूरोपा से टकराए थे तो हो सकता है ये मिनरल इनमें मौजूद हों। आपने जमीन पर हाइड्रोथर्मल विंड्स के बारे में तो सुना ही होगा। हाइड्रोथर्मल विंड्स आमतौर पर समुद्र में एक्टिव वोल्केनोज की जगह पर पाए जाते हैं और ये समुद्र की सतह पर गीजर्स या हॉट स्प्रिंग्स की तरह काम करते हैं। ये विंड समुद्र के नीचे एक इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं, जिसमें सूरज की रोशनी की कोई जरूरत नहीं होती। हमारी जमीन पर ये हाइड्रोथर्मल विंड्स समुद्र की सतह पर गर्म स्प्रिंग्स की तरह होते हैं। यहाँ गर्म पानी जमीन की क्रस्ट की वजह से ऊपर उठा रहता है, जिसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स मौजूद होते हैं। पानी में मौजूद ये जानदार इन्हीं मिनरल्स की वजह से जिंदा रह पाते हैं। तो सेम इसी तरह हो सकता है कि यूरोपा के ओशन फ्लोर में भी एलियन लाइफ मौजूद हो। एंडोलिथ्स ये ऐसे बैक्टीरिया या फंगस होते हैं जिन्हें हम रॉक्स, कोरल्स और मिनरल्स के नीचे देख सकते हैं। कुछ एंडोलिथ्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में भी अपने आप को जिंदा रख लेते हैं। तो हो सकता है कि ये यूरोपा के अंदर मौजूद हों, वहाँ के सख्त माहौल में भी सरवाइव कर रहे हों। तो एक थ्योरी ये भी है कि यूरोपा के नीचे एल्गी या बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब अभी भी थ्योरीज हैं और यूरोपा में लाइफ की मौजूदगी को साबित करने के लिए हमें और ज्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी। इसलिए नासा यूरोपा क्लिपर मिशन को चांद पर भेजकर इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहती है। तो इफ टीवी के दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ये सोलर सिस्टम सीरीज का एपिसोड था। अगर इसके ऊपर 3000 लाइक्स कंप्लीट हुए तो हम सोलर सिस्टम सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आएंगे। और स्पेस से रिलेटेड मजीद अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।